गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा थोड़ी अच्छी बात ज़रूर है कि मैं 15 मिनट के अंतराल में आपके लिए फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ और इसमें एक थोड़ा सा नया टॉपिक है। एमपी कांस्टेबल का है, जनरल स्टडीज। इससे पहले मैंने इसके 2 क्लासेज ली थी, जिसमें एक में मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के जो सिलेबस होता है उसको मैंने बताया था कि सिलेबस ऐसा है और आपको ऐसे ऐसे चलना है। फिर मैंने एक जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको डील करवाए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं और इस पर बेस्ड ये सब हैं। फिर उस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको डील करवाए थे। फ्रेंड्स, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो हमारा सिलेबस होता है उसमें बुक्स एंड ऑथर की जो किताबें होती हैं और उनके लेखक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर विदेशी उतना मत जाए, चलिए ठीक है। प्रमुख विदेशी लेखकों की पुस्तक, इसमें से देसी भी लेखक हैं, विदेशी भी लेखक हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स की किताबें गुलजार साहब की नज्म थी, किताबें झांकती हैं बंद अलमारियों के शीशों से। तो उस नज्म को अगर आपने सुना हो, उसमें किताबें अपना दर्द बयां करती हैं कि आज के दौर में जब हम लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों पर आ चुके हैं तो हमें किताबों की उतनी फिक्र रही नहीं है, हम किताबों से उतनी अच्छी दोस्ती रखते नहीं हैं। ठीक है, जब तक पढ़ना हो तब तक ठीक। और सबसे बड़ी बात, जो सिलेबिक किताबें हैं तो चलिए उन्हें किसी तरह से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एकेडमिक किताबों को तो आपको पढ़ना ही है एग्जामिनेशंस के लिए, बट जो अदर किताबें होती हैं, जो नॉवेल्स हैं, जो और भी चीज़ें होती हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो किताबें से तो ये एमपी कांस्टेबल्स के लिए आपकी हेडिंग दी गई है, बट इसमें आप बिल्कुल भी ये सोच कर ना देखें कि बस चलो एमपी कांस्टेबल से ही पूछा जाएगा। ये कंपटीशन चाहे जो भी हो, उनमें ये सिंपल सी जनरल नॉलेज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जनरल स्टडीज है, मीन्स ये सामान्य अध्ययन है। अब सामान्य अध्ययन मीन्स ये माना जाता है कि अगर आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, एजुकेटेड हैं, जो कि आप होंगे, तो आपको कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। अब इतनी जानकारी होनी चाहिए किस सेक्टर में? कम से कम किताबें और लेखक हैं, ये हमारे जीवन के अंग हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको जानकारी होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान आपको मतलब होना चाहिए कि संविधान क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे और जो चीज़ें हैं वो सब क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें कुछ बहुत प्रमुख किताबें जो हैं और उनके जो लेखक हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि मेरा एक जो कंसेप्ट है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो आज मैं आपको बहुत सी किताबें के बारे में ऐसी बताऊंगा जो ना सिर्फ आपके एमपी कांस्टेबल्स के लिए काम आ जाएंगी, वहाँ पर इससे क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि आप किसी भी कंपटीशन में जाओ और अगर वहाँ कोई किताब, पुस्तकें और लेखक आते हैं तो ये संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि इसमें जितने भी लेखकों को आज आप पढ़ेंगे, लेखकों के बारे में आप आज जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से जानेंगे कि कैसी किताबें लिखी गई, इन किताबों के बारे में ऐसा क्या लिखा हुआ है, किताबें किसे कहती हैं, कैसे बात करती हैं और कैसे लिखी गई, उन सब के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं किताबों की दुनिया को। चलिए, किताबें बहुत पहले से लिखी जाती हैं, आज से ही नहीं। और कहा जाता है कि अगर मानव सभ्यता ने अपना विस्तार किया होगा, अपने आप को बढ़ाया होगा, तो कैसे उन्होंने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया होगा। इसमें आप एक चीज़ अच्छे से समझ लें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार एक स्कूल में कहा था बच्चों को संबोधित करते हुए कि बच्चे, जो भी किताबें आपके हाथों में हैं वो किताबें ऐसे नहीं हैं, वो पीढ़ियों का ज्ञान है, कई पीढ़ियों का ज्ञान है जिसे आप आज सहेजते हैं। फ्रेंड्स, किताबें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आइए, प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकों से मैं आप स्टार्ट करूं। आप में से बहुत से लोग इसे जानते होंगे। देखिए, पहला जो स्टार्टिंग है ये प्राचीन काल में भी कुछ लेखन हुए थे और बहुत ही जबरदस्त लेखन हुआ था। कालिदास हैं, भास हैं, भारवी हैं और उग्रसेन हैं, दंडी हैं, राजशेखर हैं। कई ऐसे लेखक हुए जिनकी किताबें आज भी लोहा मानी जाती हैं। आप आर्यभट्ट को देख लें, उनके जो सूर्य संहिता है, बृहद संहिता था, मिर्च कटिकम जो शूद्रक ने लिखा था, ये सब माइलस्टोन माना जाता है। देखिए, हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम होती है कि हमें डोमिनेशंस पसंद होता है। हम चाहते हैं कि कोई बाहरी वाला व्यक्ति हमें डोमिनेट करे, हमें शासन करे। एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत का शेक्सपियर कालिदास है। फ्रेंड्स, अगर आप तुलना करके देखें तो शेक्सपियर कालिदास के बिल्कुल कहीं से भी नहीं टिकते। जो रचना स्तर कालिदास का है, जो लेवल कालिदास का है, जो भाव का स्तर कालिदास का है, जो लिखने की कला कालिदास के पास है, उसका 10% भी शेक्सपियर के पास नहीं है। होना तो ये चाहिए कि यूरोप का कालिदास हम शेक्सपियर को कहते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि हमें डोमिनेशन पसंद होता है, इसलिए हम अक्सर अपनी किताबों को इग्नोर करते हैं। चलिए, तो फिलहाल मैं प्रवर सेन द्वितीय, इन्होंने सेतुबंध लिखा था, मराठी प्राकृत काव्य।
ये प्राकृत क्या होता है मैं आपको इसमें भी के बारे में भी क्लियर कर दूं। देखिए भाषाएं कुछ इस तरह से चलती हैं। सबसे पहले छंदस भाषा थी, वहां से संस्कृत उत्पन्न हुई। संस्कृत भी भाषा कुछ देर चलने के बाद फिर उससे जो भाषाएं उत्पन्न हुई उसमें प्राकृत थी, फिर पाली थी, फिर वो अपभ्रंश पर आई और फिर वो हिंदी भाषा आई। तो हिंदी का इस तरह से उत्पत्ति हुई थी। हर एक भाषा और बोली एक चीज होती है, जैसे भाषा होती है कि जो प्रतिष्ठित होती है, जैसे आप एकेडमिक लाइन में लिखते हैं तो लिखना एक होता है, बोलना एक होता है। हमारी राष्ट्रभाषा जो लिखी जाती है उसका एक स्तर होता है और जो बोलियां हम बोलते हैं उसका अलग अलग स्तर होता है। तो फ्रेंड्स प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक मराठी प्राकृत काव्य लिखा था। प्लीज फ्रेंड्स आप इस सेशंस में लाइव हो जाएं, जितने ज्यादा लाइव होंगे चीजें आपके दिमाग में उतने अच्छे से याद हो जाएंगी और बैठे बैठा एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी किताबें मैंने इसमें पढ़ी हैं जिसके बारे में आपको रोज एक चीज बताऊंगा कैसे लिखी गई, तो आपके दिमाग में वो चीजें काफी अच्छे से रच बस जाएंगी। सो फ्रेंड्स क्विक नेक्स्ट फ्रेंड्स विष्णु शर्मा पंचतंत्र। पंचतंत्र कैसे लिखी गई थी और ये माना जाता है कि ईसाई बाइबिल के बाद बिकने वाली सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। पंचतंत्र के बारे में आप जानते हैं कि एक राजा थे जिनके दो तीन बेटे थे। वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते थे। राजा बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने एक इनाम की घोषणा की कि जो इन राजकुमारों को पढ़ा देगा उसे हम राज्य दे देंगे। एक पंडित विष्णु शर्मा उनके पास आया और उन्होंने कहा कि मैं इन्हें पढ़ा दूंगा और उन्होंने कहानियों के माध्यम से उसे शिक्षा दी। तो पंचतंत्र क्या है? कहानियों का संग्रह है। किनका? पशु पक्षियों के बारे में। 5 भागों में ये बटा हुआ है। मित्र लाभ क्या है, नीति क्या है, द्वेष क्या है, हमें कैसे चलना चाहिए, इसमें कई जानवरों के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। यहाँ पर पंडित फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बता दूं, शायद इसमें कहीं मिले ना मिले, हितोपदेश के लेखक कौन है? एक ये भी है हितोपदेश। ये पंचतंत्र और हितोपदेश जो कहानियां हैं ये सार कहानियां, नीति वाली कहानियां हैं। मीन्स इन कहानियों में एक सार छुपा होता है। आप कहानी पढ़ें, उस कहानी के माध्यम से वो एक्सप्लेन किया जाता है कि क्षमा क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, ये कब दिखाया जाता है। तो हितोपदेश इसके लेखक कौन हो गए फ्रेंड्स? नारायण पंडित। ये आपको एक एक्स्ट्रा याद रखना होगा कि हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं और इनका कहीं भी पंचतंत्र से कोई संबंध नहीं है। आमतौर पर हम इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। हितोपदेश नारायण पंडित। ओके फ्रेंड्स, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। रसखान, रसखान कौन थे फ्रेंड्स? रसखान के बारे में मैं आपको बताऊं कि रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। रसखान की जो कविताएं होती हैं वैसे तो उनकी कई हैं, प्रेम वाटिका है, मधुमाल प्रेम वाटिका थी और भी इसके इनकी कई कहानियां हैं, प्रेम श्रृंगार टाइप की भी हैं। ये श्रृंगार रस के कवि थे और ये कृष्ण और राधा इनकी भक्ति पर इन्होंने खूब लिखा है। तो प्रेम वाटिका उन्हीं को संबंधित है, प्रेम अयनी भी उनको संबंधित है और कृष्ण और राधा की भक्ति, प्रेम भक्ति के माध्यम से इन्होंने इस पर ये लिखते थे और दुनिया को बताया था। तो रसखान कौन थे फ्रेंड्स? ये एक मुस्लिम कवि थे जो कि कृष्ण के भक्त थे। ठीक है फ्रेंड्स। शूद्रक के जो किताबें हैं मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम मीन्स होता है मिट्टी का खिलौना। आप में से किसी ने फ्रेंड्स अगर एक फिल्म देखी होगी उत्सव या उनका गाना सुना होगा मन क्यों बहका रे बहका, तो जिस फिल्म का है वो फिल्म इसी पर आधारित है, मृच्छकटिकम। इसमें एक वैश्या रहती है जो नाचने वाली होती है, उसका एक युवक से प्रेम होता है, एक गरीब युवक से, और फिर वो प्रेम कैसे प्रवान चढ़ता है, कैसे इसमें षड्यंत्र होते हैं, एक प्रेम कहानी ही मुख्यतः है। मिट्टी का खिलौना आमतौर पर इसे मिट्टी की गाड़ी भी कहा जाता है, मिट्टी की बैलगाड़ी, मृच्छकटिकम। तो शूद्रक की ये रचना काफी फेमस हुई थी, याद रखेंगे, शूद्रक मृच्छकटिकम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वात्स्यायन। आचार्य वात्स्यायन का नाम आप सब जानते होंगे, और आपने से खजुराहो का मंदिर देखा हो या खजुराहो के बारे में जानते हो, तो खजुराहो का मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो इनकी किताबें हैं कामसूत्र पर आधारित है। कामसूत्र में काम के 64 कलाएं दी गई हैं और वात्स्यायन ने इसकी रचना की थी कामसूत्र की। जिमूतवाहन ने दाय भाग की रचना की थी फ्रेंड्स। इसके बारे में भी आप तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं, प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध, विष्णु शर्मा बहुत ही फेमस है पंचतंत्र के लिए, रसखान फेमस है प्रेम वाटिका के लिए, शूद्रक ये आपको याद रखना होगा, मृच्छकटिकम थोड़ा सा टेढ़ा नाम है बट प्लीज से ध्यान रखें, वात्स्यायन, कामसूत्र, जिमूतवाहन, दाय भाग। तो जिमूतवाहन ने दाय भाग की रचना की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड, आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलूं। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा इसमें लेखक कुछ ज्यादा है और ये जो लेखक हैं ये लेखक ऐसे हैं जिनकी रचनाएं कालजयी है। कालजयी का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि समय बीत गया है मगर उनकी रचनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, आज भी ये रचनाएं इतनी ही मूल्यवान हैं। चलिए क्विकली मैं साथ चले फ्रेंड्स।
पिल्ली का नाम आपने सुना होगा, अगर आप में से कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से इसकी रचनाएं आपने जरूर पढ़ी होगी। तो पिल्ली नेचुरल हिस्ट्री, जो नेचुरल हिस्ट्री है मतलब पहला प्राकृतिक इतिहास, इनकी किताबें काफ़ी माइलस्टोन मानी जाती है कि इसमें इन्होंने जो उल्लेख किया है उसका दूसरी जगह भी उल्लेख किया जाता है। पिल्ली का, फिर टॉलमी का भूगोल है, आप टॉलमी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने भूगोल की रचना की थी। तो पिल्मी ने नेचुरल हिस्ट्री, पिल्ली नेचुरल हिस्ट्री। फ्रेंड्स इसी तरह से कुछ और भी आता है, जैसे एक बुक्स आती है एरेथ्रीशियन ऑफ द सी, कुछ इस तरह से करके नाम है, उसके रचनाकार अज्ञात है, अभी तक किसी ने पता ही नहीं चला है कौन से हैं। तो ये कुछ किताबें ऐसी हैं जो आरंभिक रूप में लिखी गई थी, जैसे आप कहते हैं ना कि इतिहास के पिता कौन थे, हेरोडोटस, भूगोल के इरेटोस्थेनीज। तो उसी सेशंस में जब स्टार्टिंग हुई थी तो किताबें लिखी गई थी जिसमें नेचुरल हिस्ट्री के पिल्ली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से इसमें एक नाम नहीं दिया गया है, बट आप टॉलमी का नाम अच्छे से जानते होंगे, है ना, टॉलमी जिन्होंने की भूगोल की रचना की थी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखें दंडी, तो दंडी ने 2 किताबें लिखी हैं, एक अवंती सुंदरी और एक 10 कुमार चरितम। आपको ये याद रखना होगा 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम मीन्स एक राजा के जीवन पर लिखी गई है, एक राजा की जिंदगी क्या होती है, राजा ने कैसे अपना जीवन जिया है और उन समय उनकी प्रजा क्या है। जो किताबें होती है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज में जो चल रहा है साहित्य उसे बतलाता है। और साहित्य क्या है, किताबें उसका प्रमुख रूप होती हैं। कविताएं, कहानियां, उपन्यास, गद्य, ये बताते हैं कि उस समय चीजें कैसी थी। जैसे दंडी के ये आप 10 कुमार चरितम अगर पढ़ेंगे तो उस समय राजा को क्या ट्रीट किया जाता था, राजा प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करता था, आम जन की जिंदगी क्या थी, लोग कैसे सोचते थे, इन सब के बारे में आपको किताबें बताती हैं। देखिए फ्रेंड्स, किताबें पढ़ने के और भी कई फायदे होते हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च में बताया गया था किताबें पढ़ने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा तनाव कम होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं वो कई तरह की ज़िंदगी जीते हैं। आप एक उपन्यास पढ़ते हैं, एक लेखन पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उसके लेखक के साथ, उसके नायक के साथ अटैच कर लेते हैं। इसे साधारणीकरण कहा जाता है। आप उसके हीरो की जब खुद की कल्पना करने लगते हैं। अगर आप ऐसे किसी ने नॉवेल्स पढ़ा हो तो आई होप कि आपको ऐसा अनुभव जरूर हुआ होगा कि उसमें जो हीरो रहता है, जब वो हीरोइन को देखता है या हीरोइन को सोचता है, तो अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप भी सेम उसी तरह फील करते हैं, और नहीं है तो कल्पना में ले लेते हैं, चलो ऐसी होती तो ऐसा होता, या फिर मेरी भी लव स्टोरी शायद ऐसी होनी चाहिए। आप फिल्म्स में देखेंगे फ्रेंड्स, फिल्म भी क्या है, एक पार्ट ही है कला के। तो ये जो किताबें होती हैं, ये जो इसीलिए पुस्तकें कभी खत्म नहीं होती। पुस्तकें हमेशा मानव जीवन का अंग होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो, प्रिंटेड फॉर्म में हो, किताबें आपके हाथों में हो, आपके मोबाइल में हो। आइए फ्रेंड्स, ये कुछ कालजी किताबों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको याद रखना चाहिए, दंडी ने 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है फ्रेंड्स? दंडी। अश्वघोष, अश्वघोष को देखिए, ये तो आप जानते होंगे कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते हैं, ये सब तो खूब पूछा जाता है। कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष। तो अश्वघोष ने जो किताब लिखी थी, ये है बुद्ध चरितम। अश्वघोष के बारे में कहा जाता है कि अगर आप गंगा से वोल्गा किताब पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन की, तो उसमें इन्होंने बुद्ध चरितम अश्वघोष का जिक्र किया है। अश्वघोष जो नाटककार थे, उसकी परंपरा के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम मैं बता दूं कि जैसे आप देखिए, चरित्र, जब आप चरित्र का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि वो किस तरह का व्यक्ति था, मतलब कहानी उसके इर्द गिर्द घूमी जाएगी। रामचरितमानस आप देख लें कि राम का चरित्र जो है, राम की जो जिंदगी है, उसके बारे में उसकी व्याख्या की गई है। रामचरितमानस, दैट्स कॉल्ड। अश्वघोष बुद्ध चरितम, यानी बुद्ध का चरित्र क्या है, बुद्ध का जीवन क्या है, कौन बुद्ध को चाह रहे थे, कौन बुद्ध को नहीं चाह रहे थे, ये सब इसमें पूछा जाता है। अश्वघोष बुद्ध चरितम, इसे याद रखेंगे फ्रेंड। अश्वघोष की और भी कई किताबें हैं, लेकिन इनकी सबसे फेमस किताब जो है वो बुद्ध चरितम है। वानभट्ट, इनके बारे में फ्रेंड्स जितना कुछ कहा जाए कम है। वानभट्ट, अगर आप में से कोई वानभट्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो जो किताबें हर्षवर्धन के समय में शायद अश्वघोष थे, वानभट्ट जो है उनकी एक किताब है, ये वानभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने से लिखा था। तो वानभट्ट भी अपने समय में, और कादम्बरी इनकी बहुत प्रमुख रचनाओं में से एक है। देखिए, ऐसे तो वानभट्ट ने कई किताबें लिखी है ना, कई चीजें उन्होंने लिखी थी, लेकिन उनकी जो कादम्बरी है वो ज्यादा फेमस है। तो इसे आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, वानभट्ट कादम्बरी। ओके फ्रेंड्स, और इसमें आपको कह रहा हूं दंडी का याद रखें, 2 से दंडी। देखिए कैसे याद रखेंगे, 10 कुमार चरितम, अश्वघोष बुद्ध की घोषणा, बुद्ध चरितम, वानभट्ट कादम्बरी। वानभट्ट कादम्बरी, ये कादम्बरी नहीं है फ्रेंड्स, ये कादम्बरी है। अब देखिए अमर सिंह, इनका भी नाम होता था अमरकोश। जिस तरह से आप अभी डिक्शनरी देखते हैं, इसे शब्दकोश कहते हैं ना फ्रेंड्स,
शब्दकोश। तो अमरकोश एक नीति है, उसमें कि नीतियां क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए। जैसे आपने कभी विदुर नीति पढ़ी होगी, रहीम की नीति आपने पढ़ी होगी, रहीमन मन निज की विथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलई हैं लोग सब, बांटी न लई हैं कोई, लाइक दैट। तो ये नीति है, मतलब कि आपके जो मन में पीड़ा है आप अपने पास रखिए। अगर शुभंकर राजहंस, गुड इवनिंग सावन में, गुड इवनिंग शुभंकर, अच्छा ये थैंक यू वेरी मच। तो जो आपकी मन की पीड़ा है ना, वो आपको मन के अंदर रखनी चाहिए। अगर आप दूसरे लोगों से शेयर करते हैं तो लोग उस पर हंसेंगे, है ना, क्योंकि देखिए गीता में भी कहा जाता है कि आपका जो पीड़ा होती है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अपनी है। खैर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर संन्यास की दीक्षा देने आपको नहीं आया हूँ। अमर सिंह, अमरकोश। फिरदौसी, देखिए फिरदौसी का नाम आप लोगों में से जरूर सुना होगा। ये नामा क्या होता है? ये जो नामा है, इसे मतलब जब मुगल काल आया या उर्दू साहित्य को आप लेंगे तो नामा अपनी जीवनी को कहा जाता है। शाहनामा, फिरदौसी, शाहनामा। इसी तरह से आप देखेंगे बाबरनामा, हुमायूं नामा। ये नामा जो होता है उनकी जीवनी होती है, उनकी आत्मकथा होती है। तो फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। ठीक है फ्रेंड्स, कि शाहों की जिंदगी, शाह किस तरह से जिंदगी जी रहे थे उसकी। सूरदास, कौन भला इनके बारे में नहीं जानता हो? सूरदास को तो आपने भी जानते होंगे। सूरदास ने जिस तरह से बिना आंखों का कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, कहा जाता है कि अच्छे अच्छे आंख वाले उस तरह से लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाए। हम सब अपनी आंखों से जितना नहीं देख सकते हैं, सूरदास ने अपनी बंद आंखों से अंधा होने के बावजूद देखा था। और आज देखें अब कि अभी अंधों को सूरदास कहते हैं, मीन्स उस तरह के हमने उन्हें उस पद, सूरदास नाम से पद बना दिया है। आप देखें अंधों को हम कहते हैं कि सूरदास, अरे सूरदास कहाँ जा रहे हो, मीन्स कि सूरदास नाम से पद बन गए। आप इस तरह समझ सकते हैं कि इनका क्या है। फ्रेंड्स, उनके सूर सागर बहुत फेमस है, साहित्य लहरी भी फेमस है। एक किताब जो यहाँ छूटी है मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये भी बहुत फेमस है, भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार या भ्रमर गीत। तो ये भ्रमर गीत क्या होता है फ्रेंड्स, ये समझ लें कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, तो वो मथुरा, वो वृंदावन से चले जाते हैं कंस को मारने मथुरा। वहां से जब वो वापस नहीं आते हैं तो वो उद्धव के माध्यम से, उद्धव तत्वज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्हें ये प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। तो फिर उनके माध्यम से कृष्ण अपना संदेश गोपियों तक पहुंचाते हैं। और गोपियां जैसे सुनती हैं कि कृष्ण का संदेश आया हुआ है, वो सूरदास की ज्ञान को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की आत्मा क्या है, कैसे सुंदर जिया जाए, शांति क्या है, इसको सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और उनके हाथों से वो सब छीन लेते हैं। तो जो उपालंभ देती हैं, जो उलाहना देती हैं, उसे भ्रमर गीत में सूरदास ने शामिल किया है। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम, अगर आप में से कोई जोधा अकबर सीरियल देखते होंगे, जो मुझे यकीन है कि लड़कियां जरूर देखती हैं, लड़के भी देखते हैं आजकल, तो जोधा अकबर सीरियल में इनका नाम आता है गुलबदन बेगम का। ये हुमायूं की बहन थी, अकबर की बुआ थी, और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, यानी हुमायूं की जिंदगी। हुमायूं कहाँ पैदा हुआ, बीच में कैसे था। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लें मुझे मुगल कालीन इतिहास किसी लेखक को समझना है, तो क्या मुगल काल का कोई आदमी जिंदा है? बिल्कुल नहीं है, रह भी नहीं सकता। अब आप इतिहास को कैसे तय करेंगे? तो उस समय आपको ये किताबें काम आती है, गुलबदन बेगम ने जो लिखी हुमायूं नामा। आप हुमायूं नामा को देखते हैं, उसमें किताबें लिखी होती हैं, और जो आपके ये लूसेंट तैयार किए जाते हैं, जो और भी चीज़ें तैयार की जाती हैं, जैसे हिस्ट्री जिसे आप पढ़ते हैं, तो इन्हीं किताबों के माध्यम से तैयार किया जाता है, इन्हीं किताबों को उसमें आधार बनाया जाता है। सिर्फ यही नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं, बट इन्हें भी आधार बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आइए कुछ और भी किताबें आपके सामने हैं। भर्तृहरि, तो भर्तृहरि का नाम आप में से जरूर, गायत्री विश्वकर्मा, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। एक बात तो मैं समझ चुका हूं एसपी राजा परमार की, कि मैं कितनी बार भी मना करूं, आप लोग मुझे सर जी कहना नहीं छोड़ेंगे। खैर, आप जी लगा सकते हैं, लोग आजकल पार्ले को भी जी कहते हैं, पार्ले जी, एक बिस्किट भी आता है। तो चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं राजा परमार जी की जी में जे आई होता है, हो सकता है आजकल ये शॉर्ट राइटिंग हो, मे बी। लेखक देखिए, ये कुछ प्रमुख लेखक हैं जिनके बारे में बताऊं आपको। भर्तृहरि, जिस तरह से शतक होते हैं ना, नीति शतक, विदुर, श्रृंगार शतक, वैराग्य, वैरण्य नहीं है फ्रेंड्स, ये वैराग्य है। यहाँ पर हालांकि टाइपिंग मिस्टेक है, ये वैराग्य शतक है। देखिए, पहला तो नीति शतक है। नीति शतक क्या होता है, कि नीति क्या है, नहीं है, कैसे है, ये नीति होती है। आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। जी से मेरा नाम आता है, ओह थैंक यू वेरी मच। अच्छा है,
लेकिन गायत्री विश्वकर्मा जी, अगर जी से आपका नाम आता है तो आपको मैडम पुकारा जाना चाहिए, सर नहीं, क्योंकि जेंडर के हिसाब से आप मैडम ही होंगी। भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक लिखा है। पहले तो उन्होंने नीति लिखी, पहले उन्होंने नीति शतक लिखा, बताया कि देखो दुनिया में ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। फिर श्रृंगार शतक लिख दिया कि ठीक है, अब जब कैसे रहना चाहिए आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, फिर आप प्यार वार करने लगते हैं। तो श्रृंगार क्या होता है? प्रेम गीत होते हैं। फिर अब जब प्रेम टूट जाए आपका, जो आपको चाहने वाली थी किसी और को चाहे, तो फिर क्या होता है? फिर तो वैराग्य ही उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, आप जीवन में एक रोचक चीज देख सकते होंगे कि जितने भी महान हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं औरत का हाथ रहा है, लड़कियों का हाथ रहा है, और जो बर्बाद हुए हैं उनके पीछे भी लड़कियों का हाथ रहा है। जैसे आप 3 वर्ड को मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इसे समझ जाएंगे। कालिदास, तुलसीदास और देवदास। ये 3 तरह के दास आप बिल्कुल जानते होंगे। कालिदास, तुलसीदास औरतों के द्वारा ठुकराए गए थे, और देवदास भी कुछ ऐसा ही मैटर था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चीजें आप एक बहुत अच्छे रूट्स को जान लें कि कालिदास और तुलसीदास को पत्नी ने ठुकराया था। मीन्स अगर आपकी पत्नी आपको ठुकरा देती है या फिर लताड़ती है, जिस तरह से इन दोनों को लताड़ा गया था, तो ज़्यादा चांसेज है, वाइफ लिख देता हूँ, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप महान बन सकते हैं। लेकिन इनको इनकी गर्लफ्रेंड ने ठुकराया था। तो अगर ये चीज़ें हो तो उम्मीद ज़्यादा होती है कि आप दूसरे सेंस में जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला है भर्तृहरि, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक, अगला फ्रेंड्स नीरज चंद्र चौधरी, नीरज सी चौधरी, इनका है हिंदुइज्म और पैसेज टू इंग्लैंड। ये फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। नीरज सी चौधरी ने लिखा था ए पैसेज टू इंग्लैंड, और इन्हीं के रिप्लाई में, या समझ लीजिए जैसे समझ, E.M. फोस्टर एक लेखक थे, E.M. फोस्टर। तो E.M. फोस्टर साहब ने लिखा था ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया। नीरज सी चौधरी ने लिखा है ए पैसेज टू इंग्लैंड, और E.M. फोस्टर ने लिखा है ए पैसेज टू इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज आप इसे देख लेंगे, आपको इसे याद रखना चाहिए। ये फ्रेंड्स है रविंद्रनाथ टैगोर, आप में से सब जानते होंगे कि गुरुदेव इन्हें कहा जाता है। और गुरुदेव जो कहा जाता है वो इसलिए नहीं कि ये कुछ इन्होंने शिक्षा स्थापना भी की थी। आप में से शायद किसी ने शांति निकेतन का नाम सुना होगा। इंदिरा गांधी वहाँ के स्टूडेंट रही हैं, सत्यजीत रे रहे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर वहाँ के रहे हैं, और भी बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट हस्ती वहाँ से निकली हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो किताबें लिखी उसमें चित्रांगदा और गीतांजलि, गीतांजलि इनकी फेमस है क्योंकि इस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के बारे में आप जानते ही होंगे कि इस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। फ्रेंड्स, गीतांजलि एक मैं बता दूं कि ये गीत की अंजलि है। अंजलि मीन्स ये जैसे इन दोनों को आप अंजलि कहते हैं, पुष्पांजलि, पूरी अंजलि भर के पुष्प दोनों हथेलियों को जोड़ने के बाद अंजलि कहती है। तो अंजलि भर गीत, इसमें बहुत सारे गीत हैं जो कि अज्ञात सत्ता को समर्पित है, रहस्यवाद की तरफ। खैर मैं उसे नहीं, बस सिर्फ आपको परिचय दे रहा हूँ कि गीतांजलि वो था जिस पर उन्हें नोबेल मिला था, और भारत के पहले ऐसे पर्सन्स थे, भारतीय थे, जिन्हें साहित्य पर मिला। और भारत में अगर किसी को साहित्य पर मिला तो आप जानते हैं वो रुडयार्ड किपलिंग थे। और रुडयार्ड किपलिंग की किताब जिसने आपने पढ़ी होगी, जंगल बुक, मोगली, जंगल जंगल बात चलिए, उस पर मिला था उन्हें। चित्रांगदा और भी नाव दुर्घटना, इन्हीं की रचनाएं हैं। नाव दुर्घटना हालांकि ये फेमस इतनी नहीं हुई है जितनी कि चित्रांगदा और गीतांजलि हैं। फ्रेंड्स, जो लास्ट नाम है इनके बारे में मैं जरूर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, इसे आप जान लें, ये राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। दिनकर और मैथिली शरण गुप्त दोनों राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। कहा जाता है कि गुप्त ने सुप्त भारतीय अवस्था को जगाया था। इनकी बहुत सी किताबें हैं, जिसमें देखिए एक तो यहां पर स्पष्ट रूप से आपको दिया हुआ है, भारत भारती। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैथिली शरण गुप्त जी की मात्र एक ही है, लेकिन बहुत सी है। भारत भारती उनकी बहुत फेमस है। यशोधरा भी उनमें से एक है। उर्मिला उन्होंने लिखी थी। और जो उनकी व्यूज जो थे, जब सबसे पहले उन्होंने भारतीय चेतना को जगाने का काम किया था। आपने वो लाइन्स तो सुनी ही होगी, या फिर एक फेमस कविता आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, माँ यह कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे। तो ये फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो भारत के राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। प्लीज आप इन्हें इस बात को ध्यान रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं और इनकी कई रचनाएं हैं, भारत भारती, यशोधरा, उर्मिला। तो उनमें से भारत भारती सबसे प्रमुख है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो फ्रेंड्स इन चीज को आप ध्यान रखेंगे। आइए कुछ और किताबों को मैं लेके चलूं।
आइए अब फ्रेंड्स मैं कुछ आधुनिक लेखक की तरफ भी चलता हूं, कुछ ऐसे भी चलता हूं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम कौन है? क्या अमृता प्रीतम का नाम आपने सुना है? फ्रेंड्स देखिए, बहुत ये मतलब अनफॉर्चुनेट पार्ट्स है कि हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ मोबाइल और चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, किताबें की तरफ हमें देखने का मौका नहीं मिलता। अमृता प्रीतम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताऊं कि चित्रकार थी, बहुत अच्छी चित्रकार थी ये, और भारत की महिला चित्रकारों में से इनका नाम प्रमुख है। इन्होंने कौन कौन लिखा है? डेथ ऑफ ए सिटी, उतनी ही अच्छी ये भी थी, मतलब आप समझ लें कि राइटर भी थी। डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास, ये कोई लेखक नहीं है फ्रेंड्स, लेखक के अंदर का जरूर है, बट ये किताबें ही है कागज ते कैनवास। मुख्यतः पंजाब से बिलोंग करती थी अमृता प्रीतम, तो कागज ते कैनवास थी। और मुझे लगता है कि शायद साहिर लुधियानवी को आपने सुना होगा, जिनका प्रेम संबंध अमृता प्रीतम से काफ़ी ज़्यादा था, और उस पर बहुत सारे साहिर लुधियानवी ने एक से एक महान गीत दिए थे, तो उनकी भी प्रेमिका थी, शायद यही हो। खुशवंत सिंह, फ्रेंड्स इनको शायद आपको जानना चाहिए, बट इनकी जो सबसे फेमस किताबें हैं, देखिए इंदिरा गांधी रिटर्न्स है, द कंपनी ऑफ वीमेन है, दिल्ली है। इनके बाद इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको नहीं, मैं इनके बारे में जो बताऊं आपको ये किताब इनकी याद रखनी चाहिए, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, फ्रेंड्स ये किताब इनकी बहुत ही ज़्यादा, हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल लेखक थे, लेकिन ये किताब बहुत ज़्यादा फेमस हुई, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। प्लीज फ्रेंड इसे ध्यान रखेंगे, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ओके फ्रेंड्स, विजय तेंदुलकर, जिसने सखाराम बाइंडर लिखा था, विजय तेंदुलकर, ये सचिन तेंदुलकर के भाई भाई नहीं है, इस तरह से आप बिल्कुल भी इसे ध्यान न दें कि ये सचिन तेंदुलकर के भाई होंगे, जरूरी नहीं कि हर तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर का ही भाई हो। तो इन्होंने जो किताबें लिखी वो सखाराम बाइंडर है, ज़्यादा फेमस बुक नहीं है, सब ध्यान नहीं भी दे सकते हैं। वेद व्यास, वेद व्यास आप जानते हैं प्राचीन काल के हैं, और इनके भगवत गीता और महाभारत। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर आपको ये होता होगा कि गीता किसने लिखा, ये गीता जो है ये श्रीमद् भगवत गीता ही है। सर जी आपकी क्लास किस टाइम होती है डेली? गायत्री विश्वकर्मा जी, पहले मैं बता दूं कि मेरी क्लासेस डेली नहीं होती, आज है और फिर शायद कल गैप है, उसके बाद परसों क्लासेस है। तो मेरी क्लासेस हफ्ते में 2 दिन है, बाकी आपके दूसरे टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं। तो मेरी क्लासेस सिर्फ आज है और परसों है। ओके, कंपनी ऑफ वुमेन, विजय वेद व्यास ने भगवत गीता लिखा था, इसे आप श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। इसके बारे में आप बता दूं मैं आपको, हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ है, हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत गीता है। इसी तरह से आप जानते हैं मुसलमानों का कुरान है और ईसाइयों की बाइबिल है। जब भी आप अगर भगवान न करे आपको कभी कोर्ट में जाना पड़े, लेकिन जो लोग कोर्ट में जाते हैं फिल्मों में आप देखते होंगे, उन्हें एक पुस्तक दी जाती है और कहा जाता है कि आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए। अब पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये काम वकीलों को क्यों नहीं करवाया जाता है। वकीलों को भी वकालत शुरू करने से करवानी चाहिए पहले, कि आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो भी कहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ तो वही बोलते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो वेद व्यास ने श्रीमद् भगवत गीता लिखी थी, और महाभारत, तो महाभारत के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सबसे देख भी चुके होंगे। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसे आप याद रखें फ्रेंड्स कि जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत है, और इससे बड़ा महाकाव्य अगर कोई रचा जा सकता है तो मैं वो जानता हूं कि 2 लड़कियों के बीच जो व्हाट्सएप चैट है, अगर 1 महीने का निकाला जाए तो वेद व्यास का ये दावा कि महाभारत से बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता, वो खंडित हो जाएगा। फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, अब देखिए भविष्य में कभी ऐसा किया जाए। तो महाभारत अभी तक, जब तक ऐसा नहीं होता है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। लेखक और पुस्तकों में हम आगे चलते हैं। देखिए अब कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत से लेखक होते हैं, जैसे आप इंदिरा गांधी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है सत्ता चली जाती है, आप बैठे रहते हैं, तो क्या करें। बहुत से प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं, नेता ऐसे होते हैं जिन्हें जब जेल जाते हैं तो उनकी बुद्धि जागृत होती है। वो जेल में बैठे बैठे क्या करते हैं, तो कुछ लिखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जो कई किताबें हैं वो जेल में लिखी गई थी, बंच ऑफ लेटर्स, इंडिया, भारत की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जो नेहरू जी ने लिखी, क्या कमाल की किताब है। अगर आप में से किसी को हिस्ट्री अच्छे से समझ ले तो प्लीज़ एक बार उसे जरूर पढ़ें। तो देखिए इंदिरा गांधी ने ऐसे कई किताबें लिखी, बट इटर्नल इंडिया, देखिए इंटरनल इंडिया नहीं, इटर्नल इंडिया मतलब भारत, शाश्वत भारत इनके लिए है।
ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी आप जानते हैं इटर्नल इंडिया, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके अंगरक्षक ने गोली मार दी थी, भारत की प्रधानमंत्री थी और इन्हें लेडी आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे आयरन लेडी मार्गरेट थैचर थी जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। जब वो इंदिरा गांधी से मिलने आई थी तो वो काफ़ी इंप्रेस भी हुई थी और उन्होंने ही इसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया कह के पुकारा था। तो इन्होंने इटर्नल इंडिया लिखी है। याद रखें फ्रेंड्स, इस तरह के आजकल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह के भी होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कामायनी, आंसू और लहर। अगर मान लें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छायावाद, एक वाद है छायावाद। अब ये छायावाद क्या है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप किसी छाया में बैठ के लिख ले, वो छायावाद नहीं होता। छायावाद मीन्स होता है कि कहा कुछ और जा और बातें कहीं और पड़े। जैसे मान लें कि मैं ये कहूं कि घुमड़ते मेघ जैसा मेरा मन, मतलब जैसा मेघ बादल घुमड़ रहे हैं उसी तरह से मेरा मन भी, वो कुछ उस तरह की बातें होती हैं। तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद की जो सबसे फेमस है, आपको याद रखनी चाहिए, कामायनी, ये महाकाव्य है। कामायनी को एक महाकाव्य कहा जाता है और ये जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता है। उस समय की किताब है जब प्रलय आती है, दो ही मनुष्य बचते हैं, एक मनु होते हैं जो मानस पुत्र माने जाते हैं, उन्हें की मुलाकात श्रद्धा से होती है, ईड़ा से होती है और इन्हीं तीनों के बात पर फिर ये कामायनी है। तो फ्रेंड्स प्लीज ये कामायनी आप याद रखें, जयशंकर प्रसाद की छायावाद के अंतर्गत थे और कामायनी इनका महाकाव्य माना जाता है। कहा भी जाता है कि रामचरितमानस के बाद कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो आपके जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर किसी न किसी तरीके से प्रस्तुत कर देता है। अगला फ्रेंड अरविंद घोष। अरविंद घोष को आपने शायद जानते होंगे। शुरुआत में एक क्रांतिकारी थे, बाद में जब इनका मन क्रांतिकारी से उचट गया तो ये पांडिचेरी चले गए थे। उन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना की थी, अरविंद घोष ने, पांडिचेरी में। आपने शायद एक मूवी देखी होगी, एक सॉन्ग देखा होगा, ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछुड़े चमन, तो मोस्टली वो अरविंद घोष पर ही आधारित है। एसेज ऑन गीता इन्होंने लिखी है। गीता पर इनके कुछ प्रवचन है, गीता को उन्होंने किस व्यू से देखा है। देखिए कोई बड़ी किताब होती है तो हर कोई उस पर लिखता है। जैसे फ्रेंड्स आपने गीता रहस्य सुना होगा। गीता रहस्य क्या था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब मांडले जेल में थे तो उन्हें समय गुजारने के लिए, गीता उन्हें याद थी, समय गुजारने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने एक पेंसिल मांगी थी और उस पेंसिल से एक किताब उन्होंने लिख डाली थी, गीता रहस्य या गीता भाष्य, जो बाहर आने के बाद प्रकाशित भी हुई थी। चंदन कुमरडी नमस्ते, अच्छा मेरे ही गांव से, नमस्ते चंदन जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब फ्रेंड्स मैं पर्सनली मैं इसलिए कर सकता हूँ कि निराला जी मेरे बहुत प्रिय कवि रहे हैं। आप इन्हें विद्रोही कवि कह सकते हैं, विद्रोही कवि। देखिए कभी कभी इस तरह से भी पूछ दिया जाता है, या हिंदी साहित्य का साल का पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। तो इनकी बहुत सी किताबें फेमस हैं, अनामिका है, परिमल है, ये दोनों काफी फेमस हैं। इसके अलावा भी इनके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अगर आप लोगों में से आप बच्चों ने कभी प्रार्थना की होगी, आप में से किन्होंने बचपन में बरदे वीणा वादिनी बरदे प्रिय स्वतंत्र नवा, तो ये वो इन्हीं की रचना थी। या आपने कभी भिखारी वह दो टूक करता कलेजे पछताता पथ पर आता, भिखारी सेक्शंस का पढ़ा हो, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, तो इन सबों के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, छायावाद के प्रमुख कवि। और फिर बहुत कम कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ कविता करने में लगाया है, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक हुए हैं। बाकी जितने भी कवि आपको दिखाई देते हैं कुछ ना कुछ दूसरे चीजों में लगे हुए थे और साइड से कविता भी रचते थे, मगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऐसे थे। कबीर ऐसे थे, कबीर को भी चलिए उसी तरह से है। तुलसीदास ऐसे थे जिनका जीवन मोस्टली सिर्फ और सिर्फ कवि में रहा, और उसमें निराला का तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक ही काम इन्हें आया, वो था कविता करने का। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए अगला है महादेवी वर्मा। मैं थोड़ा सा लिख लूँ फिर अब चलता हूँ। महादेवी वर्मा, इन्हें आप नाम याद रखें, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। फ्रेंड्स ये आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है? देखिए जिस तरह से मीराबाई को आपने सुना होगा, उनके जो गाने हैं उनमें है हेरो मैं तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जानो कोई, उनका एक प्रेम के प्रति दर्द था। और महादेवी वर्मा ने भी किसी अज्ञात की साधना की थी, इनके भी आपको दर्द मिलेगा। यामा बहुत फेमस है इनकी, दीप शिखा, मैं और भी आपको इसमें बता दूं, दीप शिखा, यामा, दीप शिखा, निहार, इस तरह से कई इनकी फेमस हैं। एसपी राजा परमार सर जी थोड़ा जूम, ओके चलिए।
आई होप अब क्लियर हो रहा होगा एसपी परमार जी। चलिए मेहता महादेवी वर्मा पर यामा है, इनकी रचनाएं दीप शिखा है, निहार है, निहारिका है, इस तरह से काफी है। और इनकी जो आपने पढ़ी भी होगी सबसे प्रमुख कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, ऐसे वगैरह से, तो ये एक है। ठीक है फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा ये भी छायावाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और शायद नीचे में कहीं आए सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड नयनतारा सहगल, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नयनतारा सहगल बहुत ज्यादा फेमस किताब नहीं है बट ठीक है, आप इसे अपने ढंग से देख लेंगे। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। वी.एस. नायपॉल, फ्रेंड्स वी.एस. नायपॉल को अभी आपने सुना होगा। वी.एस. नायपॉल जो थे वो एक इंडियन राइटर ही थे जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो में बाहर जाकर बस गए थे और इनकी काफी चर्चा होती है, काफी अच्छे इंग्लिश राइटर्स थे ये। तो वी.एस. नायपॉल के बारे में मैं आपको यहाँ पर तो एरिया ऑफ डार्कनेस दिया हुआ है बट इसमें आपको याद जो रखना चाहिए ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये इनकी सबसे फेमस किताब है ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। ये इसके लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल। हालांकि फ्रेंड्स ये नायपॉल वो छाते वाले नहीं है, वी.एस. नायपॉल हाल में इनका निधन हो गया था। बहुत ही फेमस लेखक हैं वी.एस. नायपॉल, जो इंग्लिश के कुछ इंग्लिश राइटर जो कुछ इंडियन राइटर जिन्होंने अंग्रेजी में अपना लोहा मनवाया है उनमें वी.एस. नायपॉल प्रमुख हैं। फिर आप ये नीरज चौधरी को कह सकते हैं। मुल्क राज आनंद हैं जिन्होंने अनटचेबल लिखी थी। विक्रम सेठ हैं जिन्होंने कहीं लिखा था टोटल गेमिंग। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। विशाख दत्त बहुत ही फेमस है और इनकी जो किताब है मुझे लगता है ये किताब आपको बिल्कुल याद कर जानी चाहिए। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है कि मगध को कैसे उत्कर्ष पर लाया जाए, कैसे बचाया जाए चाणक्य की नीतियों से, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेके विशाख दत्त ने जो किताब लिखी थी उसका नाम उसका नाम मुद्रा राक्षस है। एसपी राजा परमार थैंक्स सर जी बिल्कुल थैंक्स की कोई जरूरत नहीं होती, जस्ट थिंक। अगर आपको प्रॉब्लम्स होगी आप मुझे बताएंगे तो निश्चित रूप से फिर मैं इसे अच्छे से समझ पाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स मैं पहले से ही थोड़ा बड़ा कर दूं, अब ठीक रहेगा। पाणिनि अष्टाध्यायी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पाणिनि जो है इनके जो किताब है अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। फ्रेंड्स इसे इन तरह किताबों आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पाणिनि अष्टाध्यायी। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये प्लीज आप याद रखें। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्या आप इसे जानते हैं? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 5 सितंबर इनके ही जन्म दिवस पर आप सबको अच्छे से पता होगा कि हम मनाते हैं क्या? शिक्षक दिवस। इन्होंने क्या लिखी थी? इंडियन फिलॉसफी, हिंदू, इस तरह से कुछ किताबें इन्होंने लिखी थी। इंडियन फिलॉसफी ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे एक बार देख लें, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, बहुत ही अच्छी किताब है और बिल्कुल आपको उसको ध्यान भी रखना चाहिए। थोड़ा सा नाम भी अटपटा ढंग से है, तो प्लीज फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे, ये अगले कंपटीशंस के लिए पूछे जाएंगे। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। कालिदास, भारतीय साहित्य में अद्वितीय नाटककार। अगर मैं कहूं तो विश्व में ऐसा नाटककार हुआ ही नहीं है फ्रेंड्स जो इतने अच्छे से लिख सके, इतने अच्छे से वर्णन कर सके। अगर आप कालिदास के बारे में जानना चाहते हैं तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश ने लिखा है फ्रेंड्स, उसे याद रखें। कालिदास कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कई किताबें इनकी हैं। यहाँ पर 2 दिया हुआ है। कुमार संभवम जिसमें उन्होंने शिव पार्वती के बारे में बताया है, रघुवंशम राम और रघुवंश के बारे में, मेघदूतम एक यक्षिनी विरह से तड़प रही है, वो मेघ को अपना संदेश बतलाती है, ऊपर उड़ने वाले मेघ को अपनी व्यथा बतलाती है, उसे अपना दूर बताते हैं। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स की कल्पना का क्या स्तर रहा होगा कालिदास का। जिस तरह से कालिदास ये लिखते हैं कि कमल शैवाल से अगर लिपटा हो तो भी खूबसूरत लगता है। उस समय उनकी दृष्टि देखिए, जब मेघदूतम में उन्होंने वर्णन किया है, जब मेघ ऊपर से गुजरता है, और क्या बढ़िया उन्होंने भारत का वर्णन किया, क्या खूबसूरत वर्णन किया है। कहीं से भी शेक्सपियर उनके इर्द गिर्द नहीं आते। पता नहीं हम भारतीयों को ऐसा क्यों लगता है कि हम अंग्रेज के अभी भी गुलाम है और बड़े गर्व से हम कहते हैं कि भारत का शेक्सपियर कालिदास। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, कालिदास की तुलना में शेक्सपियर कहीं है ही नहीं। भैया डेली कब क्लास होती है? देखिए डेली क्लासेस तो नहीं होती मेरी, आज इस टाइम में है और फिर परसों इसी टाइम में क्लासेज होगी। इस हफ्ते इस में बैच में मेरी 2 क्लासेज है। बाकी एसएससी CHSL में जो क्लासेज हैं वो 2:45 और 3:45 पर 2 दिन है।
और फिर 4 से 5, तो ये 3 टाइमिंग मेरे पास है। कालिदास के फ्रेंड्स, तो इसे मैं बता रहा था आपको, कलहन, राजतरंगिणी, कश्मीर के प्रमुख जितने भी वंश हैं वो राजतरंगिणी में आपको मिल जाएंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कलहन राजतरंगिणी। फिर याद रखेंगे फ्रेंड्स, कलहन राजतरंगिणी, चाणक्य अर्थशास्त्र, देखिए नाम अर्थशास्त्र जरूर है मगर अर्थशास्त्र में कोई पैसे कौड़ी की बात नहीं की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र में राजनीति से जुड़ी बातें हैं कि मौर्य प्रशासन कैसा था, टैक्स कैसे लिया जाता था, प्रशासन को कैसे चलाना चाहिए, इन सब बातों का जिक्र अर्थशास्त्र में है। और अगर आप में से कोई टीवी का चैनल नाम याद है मुझे, चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखते होंगे, इस नाम से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। चाणक्य को ही आप जानते हैं कहीं कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, हालांकि वो नहीं जिन्होंने वो लिखा था। तो कलहन राजतरंगिणी, चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, जयदेव, ये फ्रेंड्स आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। गीत गोविंद, आपने शायद एक भजन सुना होगा, अधरम मधुरम नृत्यम वाला, तो वो जो मधुराष्टकम है वो यहां से लिया गया है, जयदेव रचित जो ग्रंथ है मधुराष्टकम उसी से लिया गया है। और काफी ज्यादा संस्कृत के मान्य कवि जयदेव थे। फ्रेंड्स एक लास्ट ऑप्शन से यहां पर देख लीजिए आप, भवभूति। भवभूति जो थे उन्होंने क्या लिखा है, मालती माधव, उत्तर रामचरित। देखिए ये रामचरितमानस उन्होंने लिखा है, उत्तर रामचरित की राम के बाद, ठीक है राम तो चले गए, फिर लव कुश है आए, किस तरह से और रघुवंश बढ़ा, उसके बारे में इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स। भवभूति, मालती माधव, उत्तर रामचरित। आइए फ्रेंड्स अगला है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। बिल्कुल गायत्री विश्वकर्मा जी, मैं विष्णुगुप्त के बारे में थोड़ा सा इसलिए आपको बता रहा था कि ये पंचतंत्र के जो लेखक हैं, क्या ना, विष्णुगुप्त शायद थे, उनसे आप इसे मेल ना कराइएगा, ये अलग है, वो विष्णु पंडित थे शायद। लेखक, आइए लेखक के बारे में चले, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। आप तो पद्मावत के बारे में जानते हो, एक मूवी भी बनी हुई है जिसमें शायद शाहिद कपूर हैं, रणवीर सिंह है और दीपिका पादुकोण है। वैसे हीरोइन के नाम मुझे याद नहीं रहते, मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लड़कों को जरूर याद होंगी। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। ओके फ्रेंड्स, और भी इन्होंने कई लिखा है, अखरावट भी लिखा है, आखिरी कलाम भी लिखा है। लेकिन जो पद्मावत है उसमें अलाउद्दीन खिलजी, राजा रतन सेन के बारे में है, ये थोड़ा सा कल्पना मिश्रित और इतिहास को मिक्स करके बनाया गया है। इतिहास जो थी घटनाओं को भी लिया गया है, अपनी कल्पना को भी जोड़ा गया है, जिसके लिए लेखक स्वतंत्र होते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, इसे फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, हाल में बहुत ज्यादा विवादास्पद भी रही थी। फिल्म पहले पद्मावती नाम से बनी थी, पद्मावती एक रानी थी, आप जानते होंगे, मूवी आप देख ही चुके होंगे मुझे उम्मीद है। और आप में से अगर किसी ने मूवी नहीं देखी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आज बताने के बाद आप उस मूवी को जरूर देख लेंगे। अबुल फजल, इसे भारत का तोता कहा जाता है। जवाने हिंदवी, जिस हिंदी को इन्होंने स्टार्ट किया था, सॉरी माफ कीजिएगा, वो अमीर खुसरो थे। अबुल फजल ये अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के मित्र थे, और इन्होंने आईने अकबरी, अकबरनामा, 2 चीजें लिखी हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि अकबरनामा 3 और आईने अकबरी जो है वो 3 भागों में विभक्त है, उसी का एक भाग अकबरनामा है। यानी अकबर की जो जिंदगी थी, अकबर के इतिहास को समझने के लिए, अकबर के प्रशासन को समझने के लिए, अकबर की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक नीति को समझने के लिए आईने अकबरी एक प्रमुख किताब के रूप में माना जाता है। कबीरदास, आप में से हर कोई जानते होंगे, कबीरदास के दोहे पढ़े होंगे, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी बैर ना काहू से दोस्ती, मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, है ना फ्रेंड्स। तो ये कबीरदास के बारे में जानते हैं। बीजक, इनके जो पद हैं उनके संग्रह है, उसे बीजक कहा जाता है। रामायणी और सबद, रामायणी इनके पद थोड़े लंबे लंबे हैं, सबद जिसमें आप रामायणी में आपने एक भी सुना होगा, झीनी रे झीनी चदरिया, एक सॉन्ग भी बना था जिसमें कोई गाना था फ्रेंड्स, बाबुल घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, तो वो सब इन्हीं के जीवन पर आधारित है, इन्हीं के रामायणी और सबद पर। अलबेरूनी, किताब उल हिंद, अलबेरूनी के बारे में आप एक बात अच्छे से जान लें कि एक ऐसा मुसलमान था, पहला मुसलमान था जो संस्कृत भी जानता था। भारत में जितने मुसलमान आए उनमें से पहला जो ये सबूत मिलता है कि अलबेरूनी था जिसे संस्कृत ज्ञाता था, और किताबे उल हिंद इसने रचना की है, जिसे तहकीकात हिंद भी कहा जाता है या हिंद की खोज भी कहा जाता है। मुल्क राज आनंद, मैं बता रहा था फ्रेंड्स, काफी जबरदस्त राइटर्स, जो बहुत कम राइटर ऐसे हैं इंडिया के जिन्होंने इंग्लिश में अपनी पहचान बनाई है, और मुल्क राज आनंद, विक्रम सेठ, नीरज सिंह चौधरी,
ये सब उसमें वी.एस. नायपॉल उसमें से एक रहे। तो मुल्कराज आनंद फ्रेंड्स इनके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स है। कूली बहुत फेमस किताब, कन्फेशन ऑफ ए लवर, अनटचेबल भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रही है। मुल्कराज आनंद। कुलदीप नैयर पत्रकार थे, हाल में इनका निधन हो गया। आप इनके बारे में देख सकते हैं इंटरनेट पर, जजमेंट और डिस्टेंस नेबर्स, ये पाकिस्तान को लेकर इनकी किताब थी और ये भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते थे पड़ोसियों के साथ उसके विशेषज्ञ थे। काजी नजरुल इस्लाम अग्निवीणा। काजी नजरुल इस्लाम का नाम बहुत हल्की कम प्रचलित है, फिर भी जो साहित्य से परिचित होंगे वो इसे जानते होंगे। शिवानंद डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन देखिए दो अलग अलग चीजें होती हैं, है ना फ्रेंड्स। आपको कुछ नई किताबों के बारे में बता दूं जो फेमस हुई हैं, उसमें से एक अरविंद अडिगा की थी व्हाइट टाइगर। ये कुछ फेमस किताबें अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर्स थी। अभी हाल फिलहाल में अगर कुछ किताबें आप देखें तो पाउलो कोएल्हो की आई थी। नरेंद्र मोदी पर काफ़ी किताबें आई हैं फ्रेंड्स, इनको आप जाके इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो कुछ प्रमुख किताबों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। आइए अब भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख लेखकों के बारे में जाने। फ्रेंड्स हमें इन लेखकों पे गर्व होना चाहिए, हमें इन लेखकों के बारे में जानना चाहिए कि किताब क्या लेखनी है इनकी। आप प्रेमचंद को पढ़ के देखें, कभी मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, कम से कम आप गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कितनी किताबें हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कितने गिनाएंगे आप प्रेमचंद के उपन्यास। भारतीय पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को आप देखें, गोदान के बारे में आप इस जान लें कि इसे भारतीय किसान का महाकाव्य कहा जाता है, भारतीय किसान का बाइबिल है ये। कि किसी को भी अगर भारतीय किसान को समझना हो, भारतीय किसान की जिंदगी समझनी हो तो आप बाइबिल देखें, आप गोदान देखें। आप गोदान आप नेशनल टीवी पर, दूरदर्शन पर भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, आप वहां पे भी गोदान को बाकायदा देख सकते हैं फॉर्मेट में। अगर आपके पास पढ़ने की फुर्सत नहीं, वहां गोदान को चित्रित किया गया है। आप देखेंगे कि आप में से हर किसी को लगेगा कि ये आपके गांव की कहानी है। रिचा शर्मा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आप में से हर किसी को लगेगा कि ये मेरे ही कहानी है, मेरे ही गांव की कहानी है, और हाँ मेरे गांव में ऐसा होता है, जरूर होता है। ये क्षमता है प्रेमचंद की, ये लिखने का स्टाइल है। बीएम कॉल अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भारत के किताबें रहते। अज्ञेय फ्रेंड्स, अज्ञेय की हॉल के यहाँ पे किताब दी गई है, कितनी नावों में कितनी बार, ये बहुत ज्यादा है। बट आप में से इनमें अज्ञेय के जो थे नदी के द्वीप, ये इनके काफी फेमस किताबें हैं, नदी के द्वीप। और दूसरी किताबें जो है शेखर एक जीवनी, इसे आप अच्छे से देख लें, शेखर एक जीवनी, और ये दो भागों में है फ्रेंड्स, और नदी के द्वीप, ये अज्ञेय की बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी। ओके फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू के बारे में आप जान सकते हैं कि इन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, जो शुरुआती इंग्लिश राइटर्स थे, जैसे नीरज सिंह चौधरी से पहले जो थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा, उसमें से सरोजिनी नायडू थी। भारत कोकिला इन्हें कहा जाता था। इस बीच में फ्रेंड्स आपको यह भी बता दूं कि जो एक वर्ड और है स्वर कोकिला, ये इन्हें नहीं कहा जाता, ये लता मंगेशकर जी का नाम है, स्वर कोकिला, लता मंगेशकर। आप जानते हैं कि भारत के प्रमुख विभूतियों में से वो भी एक रहे हैं। हाल फिलहाल जो एक फ्रेंड्स बहुत फेमस किताब रही थी, प्लेइंग इट माई वे, है ना, फिर शायद धोनी की है वो 22 गर्ल्स, सचिन तेंदुलकर की। तो ये सब किताबें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारी किताबें आप पढ़ ही लें। अगला है फ्रेंड्स यशपाल दादा कॉमरेड। हॉल के यशपाल के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यशपाल दादा कॉमरेड लिखा हुआ है, लेकिन इनके सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी रचना है वो है झूठा सच। फ्रेंड्स आप इस बुक्स को ही देखें, इस बुक को देखें, बहुत लंबी उपन्यास है, 2 भागों में है, झूठा सच। आप देखें इसका शीर्षक, सच वो जो झूठा हो। कैसा विरोधाभास सच, वैसा सच जो झूठा हो, झूठा सच। ये भारत पाक विभाजन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और अगर आपको भारत पाक विभाजन को बहुत अच्छे से समझना है, आपके पास टाइम है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। सुमित्रानंदन पंत, मैंने आपको कहा था कि जो छायावाद है उसके चौथे स्तंभ, सुमित्रानंदन पंत। पल्लव चिदंबरा, लोकायतन, इनकी सबसे प्रमुख किताब लोकायतन। और पंत को आप जानते होंगे कि सुकुमार कवि कहा जाता है, मतलब ये ऐसे थे कि अपनी कविताओं में दीर्घिकार का प्रयोग नहीं करते थे, ये हर्षईकार का प्रयोग करते थे मोस्टली, और बहुत कोमल शब्दावली चुनते थे। सुमित्रानंदन पंत। आप में से अगर किन्हीं की किताबें कुछ बहुत फेमस है,
भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला धूल भरा मैला श्यामल सा आंचल। तो इस तरह से इन्होंने लिखी है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक प्रमुख किताब है पल्लव चिदंबरा लोकायतन। रामधारी सिंह दिनकर फ्रेंड्स जो दूसरे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बाद माने जाते हैं वो यही है, बिहार के विभूति राष्ट्र कवि, सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके कई किताबें आपने तो पढ़ी ही होंगी, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता ओज भरी होती थी, मतलब इनमें वो दम होता था कि जब ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान से पढ़ते थे तो लोग रेल की पटरियां उखाड़ देते थे, जाम लगा देते थे, जान की आहुति तक दे सकते थे। ये क्षमता थी। आप इनकी किताबों को, आप इनके कई ऐसे कविताओं को पढ़ सकते हैं। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। जिस तरह से इनका रिद्म है, जिस तरह से इन्होंने वाक्य विन्यास दिए, जिस तरह से इन्होंने अटैच किया, तुकबंदी मिलाई, लाजवाब थी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कुरुक्षेत्र, उर्वशी और भी इनकी कई प्रमुख किताबें हैं। संस्कृति के 4 अध्याय यहां मैं लिखना चाहूंगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख किताबों में से एक, बहुत ही फेमस किताब। और अगर आप में से भारत को कोई अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके अच्छे से व्याख्या चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस बुक को जरूर पढ़ें, संस्कृति के 4 अध्याय। लेकिन फ्रेंड्स आप में से कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे सर आप इतनी बुक्स कह रहे हैं, टाइम कहाँ मिलता है पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैं जानता हूं कि आप सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन याद रखें फ्रेंड्स, अगर किसी महत्वपूर्ण काम के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त हैं। आपको पता ही नहीं है कि कब क्या करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, 2 यहां पर मैं देखिए, एक तो आर के नारायणन है और एक के आर नारायणन थे। इन दोनों में आप कंफ्यूज ना करें प्लीज। के आर नारायणन ये भारत के राष्ट्रपति हैं। के आर नारायणन ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी हैं। आर के नारायणन के एक और भाई थे, आर के लक्ष्मण। शायद आपने आर के लक्ष्मण के कार्टून द कॉमन मैन के बारे में पढ़ा होगा। सूर्य नायडू बर्थ 13 फरवरी 1879 हैदराबाद। बिल्कुल ऋचा शर्मा जी सही है। अगर आप इसे याद रखना चाहें तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले सरोजिनी नायडू पैदा हुई थी, 13 फरवरी को, और डेट 1879। आप ऐसे रखें, गांधी जी से 10 साल छोटी थी, गांधी जी के 10 साल बाद और वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले सरोजिनी नायडू पैदा हुई थी। फ्रेंड्स आर के नारायणन देखेंगे सबसे डार्क रूम तो ठीक ही है, मालगुडी डेज। अगर आप अमेजन प्राइम को देखें वहां पर है, यूट्यूब पर भी मालगुडी डेज लिखा हुआ है, और मालगुडी डेज इसकी सबसे फेमस किताब में से एक है। आर के नारायण ने द अनटचेबल भी लिखी है। फ्रेंड्स आप में से कुछ ने द गाइड देखी होगी, जिसमें एक गाना था, देवानंद की मूवी है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। तो आर के नारायण की मूवी जो किताब है द गाइड, उसी पर वो आधारित है। फिर आपने मोरारजी देसाई के बारे में हम जानते होंगे, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। मतलब जब भारत आजाद हुआ उस समय से लेके बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का ही दबदबा था। पहली बार मोरारजी देसाई उससे अलग हुए, जनता पार्टी बनाई और पहले भारत के बने थे। नेचर की ओर इन्होंने लिखा था, देवकी नंदन खत्री, और ये चंद्रकांता ही और चंद्रकांता संतति भी। फ्रेंड्स चंद्रकांता एक ऐसी किताब थी जिसको पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी थी। इतनी जबरदस्त जासूसी उपन्यास थी चंद्रकांता, इतनी जबरदस्त किताब थी ये, इतनी जबरदस्त ढंग से लिखी गई थी कि फ्रेंड्स इसे पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। मार्क माय वर्ड, लाखों लोगों ने सिर्फ चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी, जो विभिन्न भाषा में थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू। सिर्फ इसको पढ़ने के लिए इतनी इंटरेस्टिंग किताब थी चंद्रकांता संतति। अब तो इस पर सीरियल्स भी आ चुके हैं। फ्रेंड्स एक नाम और है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के प्रेमचंद कहे जाते हैं, और सब कहूँ तो भारतीय इतिहास में शरत चंद्र जिससे बंगाल के जो लेखक हैं बहुत कम हुए हैं। गायत्री विश्वकर्मा जी सर, थैंक यू। ओके, प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 वाराणसी, बिल्कुल सही बात। आप प्रेम इस देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि लेखक की जिंदगी आपको याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो कब पैदा हुए, कब हो गए, क्योंकि रचनाकार के बारे में आपको जानना, हाँ अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं दैट्स वेरी गुड। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के प्रेमचंद कहे जाते हैं। देवदास चरित्रहीन। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको देवदास, जो मैंने बताया था आपको कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड टुकरा दे तो वो देवदास बनते हैं। सर सबके बर्थ याद तो नहीं है, पर कुछ लोगों की, तो कोई दिक्कत नहीं है ऋचा शर्मा जी। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा बर्थ आपको, देखिए ये जनरल नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज है, जनरल समझ, एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी। जरूरी नहीं होता है कि आप इसमें सब चीजें याद रखें, एवरी चीज आपको याद रहे, बिल्कुल नहीं। याद रखें फ्रेंड्स, आप गूगल नहीं है,
अगर किसी गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन में या जिंदगी में कोई चीज़ किन्हीं लोगों को आपसे चाहिए तो वो आपके एनालिटिक्स चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो मान के चलें कि जैसे गूगल के पास नहीं है, क्या आप इन सारों के राइटर्स, आपके पास तो गूगल का नॉलेज भी नहीं होगा, आप ज़्यादा नॉलेज होगा, बट फ्रेंड्स जो एक्सप्लेनेशंस की पावर हम सबके पास होगी, यकीन मानिए गूगल के पास नहीं होगा। तो सचिन चट्टोपाध्याय, देवदास, चरित्रहीन। देवदास के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी पत्नी आपका दिल तोड़ती है तो आप कालिदास और तुलसीदास बनेंगे, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड ने आपका दिल तोड़ा है तो आप देवदास बनेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पहले मूवी भी बन चुकी है, एक शाहरुख खान वाली तो आपने देखी ही होगी, और एक दिलीप कुमार की थी। चरित्रहीन फ्रेंड्स काफी फेमस किताबें हैं, उस समय एक स्त्री के बारे में कहानी है, और भी इनकी कई किताबें हैं, परिणीता जिनमें फेमस है, इस पे भी मूवी आ चुकी है इनकी शरद चट्टोपाध्याय जी की, परिणीता इनकी है, बहुत ही फेमस मूवी है। आइए फ्रेंड्स अब कुछ प्रमुख विदेशी लेखकों को भी ले लें। अभी तक तो हम देसी लेखकों के बारे में चल रहे थे। सर मुझे तो याद ही नहीं होता। बिल्कुल गायत्री विश्वकर्मा जी, एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, आप इसे लगातार कोशिश करेंगे। इसे मान लें मैं आपको इतना अच्छा से एक्सप्लेनेशन इसलिए दे पा रहा हूँ कि बहुत सी किताबें इसमें से मैंने पढ़ी हैं और किताबों में मेरी रुचि रही है, तो मैंने इसमें से अपने 15-16 साल दिए हैं, तो ये बहुत आसानी से चीज़ें आ जाती हैं। फ्रेंड्स किसी के भी जब आप चीज़ों को देखें या आप अपने किसी कंपेयर करें तो उसके पीछे देखने की कोशिश करें। जो पेड़ आपको आज लहलहाता लग रहा है, जिस पेड़, जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल्स आपको दे दूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक नोवेल में एक कैरेक्टर रहता है जो कि चित्रकार रहता है, उसके सामने नायिका बैठती है और नायिका बोलती है कि मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्या मतलब। नायक कहता है मैं ऐसा समझ सकता हूं मगर मैं चीज़ों को काफ़ी गहरे अंदर तक देख सकता हूं क्योंकि मैं एक चित्रकार हूं। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे सामने एक अजवाइन की शरबत की ग्लास रखी हुई है, तुम्हें सिर्फ वो ग्लास दिख रही है मगर मुझे वो पौधा दिख रहा है जिससे ये अजवाइन आया है, उसने कितने तूफान झेले हैं, उसमें क्या पानी पड़ा है, उस अजवाइन के पौधे ने अपनी रक्षा किस किस चीज़ों से की गई है, कैसे कैसे चीज़ें आई हैं, कैसे वहाँ पर चीज़ें बनी हैं, कैसे और ये मसाला किस मशीन में आया, कैसे सुखाया गया है, कैसे यहाँ तक आया, कैसे पीसा गया और फिर कैसे इसे पानी में मिलाया गया, मुझे ये हर चीज़ें दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी को देखें तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। सर आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए हैं। गायत्री विश्वकर्मा जी, सर मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब इनको लिख लूँगी। देखिए ठीक है गायत्री विश्वकर्मा जी, दैट्स वेरी गुड। हालांकि स्क्रीनशॉट आप नहीं भी लें, अगर लाइव क्लासेज में इंटरेक्टेड होंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में रच बस जाएंगी। और प्लीज़ देखिए फ्रेंड्स, एक्सपर्ट वाली कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो भी जिस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। कोई भी किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता। आप किसी तालाब को देख लें, कितना भी बड़ा तालाब हो, पानी जमा हो तो वो सड़ना स्टार्ट कर देगा। छोटी सी भी नदी हो, बहते रहे तो वो पानी बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। हम एक्सपर्ट के कहीं भी नहीं हैं, हमें एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती फ्रेंड्स। कहीं से भी ज्ञान हमेशा बहता हुआ स्रोत होता है, तरल क्षेत्र में होता है, और जो चीज़ भी तरल हो वो कभी भी किसी चीज़ के लिए एक्सपर्ट एक्सट्रीम नहीं हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ के बारे में बताऊं कि ये अर्थशास्त्र के जनक थे, इनमें से आप मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे आप लोग, आपकी निश्चित नॉलेज के लिए बता दूं, एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक थे। देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जरूर लिखा था मगर वो कोई आर्थिक किताब बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन, अर्थशास्त्र के जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप में से हर कोई जानता होगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने बाद में दुनिया बदल दी थी। ए वर्ल्ड एज द वर्ल्ड एज आई सी इट, इनकी फिलोसफिकल बुक है। और फ्रेंड्स अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है कि ये गांधी जी से भी ज़्यादा सादगी में रहने वाले, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हो चलिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये दुनिया जिसे मैं जैसे देखता हूँ, ये गांधी जी से भी बड़े फिलोसफर थे। अब इन्हें मान लें कि अगर इनकी टाई नहीं, इनकी बेल्ट नहीं मिल रही, इन्होंने पे टाई खोली, बेल्ट बना लिया, अच्छे भुलक्कड़ थे। भैया जूम कीजिए ना प्लीज। ओके चलिए मैं इसे जूम ही कर देता हूं, आप में से किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके आई थिंक अब ये सही है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन द वर्ल्ड एज आई सी इट। हालांकि जो सबसे फेमस किताब है वो प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स। मैट्रिक्सा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये इनकी बहुत ही फेमस किताबें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑर्थर हैले, एयरपोर्ट, बहुत ही अच्छी किताब है आर्थर हैले की। आपको एक बार जरूर आर्थर हैले के बारे में जानना चाहिए कि आर्थर हैले कौन है, कैसे हॉल के, आप इन्हें याद भी रखें, एयरपोर्ट चल जाएगा। सैमुअल हर्श, प्राइस ऑफ पावर, पावर की क्या प्राइस होती है फ्रेंड्स,
किसी भी चीज़ की, अगर आप किसी पावर गेन करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर आती है, उसकी क्या कीमत चुकानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रातें आप पढ़ने में खराब करेंगे, यकीन माने कि आपके सुनहरे भविष्य में वो दिन जरूर चमकेंगे। शिवानी कुमार जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग शिवानी जी। वो आपके फ्यूचर्स में जरूर चमकेंगे। जो आपका ब्राइट होगा फ्यूचर, जिसका हर डे ब्राइट होगा, उसमें वही डे ब्राइट होंगे जिन रातों की नींद अभी आपने हराम की है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सैमुअल हर्स्ट, प्राइस ऑफ पावर। आइए फ्रेंड्स, कुछ और किताबों को मैं जल्दी से ले लूं। दांते बहुत बड़े फिलोसफर थे। नाम से आप बिल्कुल मत जाइए कि ये दांते नाम है तो किस ढंग का होगा। डिवाइन कॉमेडी, देखिए ऐसी कॉमेडी जो पवित्र हो, ऐसी कॉमेडी जो पवित्र हो। राइटर्स की कल्पना आप करें कि कितने अच्छे से लिखते हैं, डिवाइन कॉमेडी। फिर फ्रेंड्स, होमर, ओडिसी और इलियड, जो स्थान आप इधर से वेद व्यास को देते हैं, पुराने राइटर्स को देते हैं, वाल्मीकि को देते हैं, रामायण के लिए देते हैं, वही स्थान ग्रीक में होमर को दिया जाता है, ओडिसी और इलियड के लिए। प्लूटो इनके जबरदस्त आलोचक थे। हेनरी मिलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि किसी को कैंसर हो चुका है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21.5 डिग्री ऊपर, ये मुख्यतः ऐसी किताबें हैं जिनमें इन्होंने एक खास देश के रहने वाले निवासियों को टारगेट करके लिखा है। न्यूटन, प्रिंसिपिया। न्यूटन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, और एक तरह से कहा जाता है कि जिन्होंने साइंस में फिजिक्स को देखने का तरीका बदल दिया था, क्योंकि इन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की थी। इनके सर पे एक सेब गिरा, इन्होंने सोचा कि सेब ऊपर क्यों नहीं उड़ता है। अब फ्रेंड्स, ये तो इजी को ऐसा क्वेश्चन है जिस पे सब हंसेंगे, बट न्यूटन ने इसे सोचा एंड देन ही फाउंड द ग्रेविटी। सो न्यूटन, प्रिंसिपिया। जॉन मिल्टन, बहुत ही महान कवि। ऐसा तो फ्रेंड्स मैं सबके लिए बात करूँगा, जितने भी कवि यहाँ पर है काफी महान है। पैराडाइज लॉस्ट, ये लॉस्ट है शायद, ये लास्ट नहीं है, लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, कि जब पैराडाइज कोई खो देता है, स्वर्ग खो देता है, किस वजह से खोता है, क्यों खोना चाहता है वो। प्लेटो, सुकरात के शिष्य, महान शिष्य, रिपब्लिक। और प्लेटो ने ही इनके जो फेमस स्टेटमेंट है, आप शायद इनका पढ़ा भी होगा आपने स्टेटमेंट, आप लोगों में से किन्हीं ने, कि जनतंत्र मूर्खों का शासन है, कि जो डेमोक्रेसी होती है इज द कृषि ऑफ फुलनेस। तो प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, गणतंत्र। कुछ और भी हैं फ्रेंड्स, आइए ले लें। गुनरार मिल्डल एक इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा नाम की 2 पुस्तकें लिखी हैं। इसे भी आपको देख लेना चाहिए, ये इकोनॉमिस्ट मुख्यतः थे। जॉर्ज ऑरवेल, इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जॉर्ज ऑरवेल, आधुनिक जितने भी हुए हैं उनमें से जॉर्ज ऑरवेल एक है। और जो इनका एनिमल फॉर्म, जो फॉर्म हाउस है फ्रेंड्स, ये एक ऐसी किताब है जिन्होंने डेमोक्रेसी पर चोट करते हुए लिखी गई है ना फ्रेंड्स। फॉर्म हाउस में दिखाया गया है कि कैसे सुगर एक फॉर्म हाउस पे कब्जा कर लेते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। बहुत ही कॉमेडियन पिक्चर है। एनिमल पार्क, लेकिन इनकी जो सबसे फेमस किताब जॉर्ज ऑरवेल की है 1984, वे प्रसिद्ध किताबों में से एक है जॉर्ज ऑरवेल की। इनके बाद फ्रेंड्स शेक्सपियर, आप जानते हैं कि शेक्सपियर को भला ऐसा कौन हो जो ना जानता हो। मतलब अगर आपने इंग्लिश ग्रामर की थोड़ी शिक्षा ना भी ली हो, तभी आप शेक्सपियर के बारे में खूब सुनते होंगे, है ना। शेक्सपियर के कई कोट्स आते हैं कि नाम में क्या रखा है। ये अलग बात है कि उसके नीचे विलियम शेक्सपियर लिखा होता है। गुलाब में क्या रखा है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो उसमें सुगंध होता ही है। पता नहीं इंग्लैंड का वो कौन सा गुलाब है इसमें सुगंध होता होगा, शायद होता भी है या ना होता हो। शेक्सपियर की जो है कॉमेडी ऑफ इरर्स, एज यू लाइक इट, इसके अलावा और भी इनकी कई हैं। देखिए ओथोलो, खूबसूरत एक राजकुमारी जो कि एक निग्रो काले कलुटिया के प्यार में पड़ जाती है। उसके बाद ट्वेल्थ नाइट, इसके अलावा इनकी और भी किताबें आप जानते होंगे। सबसे फेमस हैमलेट, ये हेलमेट नहीं है फ्रेंड्स, ये हैमलेट है। एक राजकुमार जो अपनी माँ का बदला लेता है, हैमलेट। और फिर रोमियो जूलियट जैसे फ्रेंड्स इनकी किताबें रही हैं। तो शेक्सपियर के बारे में आप जान चुके हैं फ्रेंड्स। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबों की लिस्ट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किताब यही चीज़ लास्ट है, यही खत्म है, इसके बाद कोई किताबें नहीं आएंगी, इसके बाद किताबों का कोई जखीरा नहीं है, या किताबें अब आनी बंद हो गई हैं, या इसके बाद कोई महत्वपूर्ण किताब नहीं है। बहुत सी किताबें महत्वपूर्ण हैं। मैंने बहुत प्रयास करके, बहुत छाँट के इन कुछ किताबों को अपने अंदर करने की कोशिश की थी। लूसेंट का मत लिया था, दूसरे और भी लिया था, फिर कुछ अपने अनुभवों को भी आपसे शेयर किया। बहुत से राइटर्स होंगे जिसके बाद भी छूट गए होंगे,
कुछ नए राइटर्स भी छूटे होंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी बहुत सी मेहनत आप भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं, और जब आप गूगल वगैरह पे सर्च करें तो थोड़ा सा उस बुक के बारे में जानने की भी कोशिश करें कि ये बुक क्यों लिखी गई थी, लिखने के पीछे मकसद क्या था और किस रीजन से, किस वजह से इसे लिखा गया था। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाएंगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, कुछ चीज़ें आपके लिए यूजफुल रही होंगी, और अगर कुछ चीज़ें यूजफुल रही हों, आपने एक भी चीज़ इसमें से सीखी हो, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल समझूंगा, बहुत ज़्यादा लकी समझूंगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके मैं अपने अनुभव को शेयर कर सकूं, आपके साथ साझा कर सकूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको फ़ायदा पहुंचा सकूं। आप भी फ्रेंड्स इस कोशिश को कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, चाहे सेशंस के दौरान, सेशन के बाद, मेरे कमियां जो है, मेरे फॉल्ट्स जो हैं। जैसे एक मुझे याद है कि कल किसी फ्रेंड्स ने कहा था, जमुना विश्वकर्मा जी ने, कि सर आपकी क्लास बोरिंग होती है इंग्लिश वाली। आई एक्सेप्ट, क्योंकि फ्रेंड्स बोरिंग तो वो हो गई कि जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आपके लिए संभव नहीं, मेरे लिए भी संभव नहीं होता कोई अगर 1 घंटे से कॉन्सेप्ट को करते रहे, हमें कुछ करने का मौका ना मिले, हम सिर्फ सामने वाले को सुने, तो निश्चित रूप से क्लास बोरियत होती है। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने ढंग से, मुझे जैसा लगता है कि ये जो बोरियत होगी वो आपके लिए अल्टीमेटली लाभदायक होगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्लासेज आपको अच्छी लगी होंगी। इसे प्लीज़ लाइक करें, और अगर इसे आप यूजफुल समझते हैं तो कुछ और लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सब इंसान में प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों का हेल्प करें। तो अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, कोई चीज़ फ़ायदेमंद होती है, हम दूसरों के साथ जरूर शेयर करते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह मैं भी समझता हूँ कि अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगी होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं हम अगले क्लासेज में, जहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि भारत के प्रमुख म्यूजिक घराने कौन कौन से हैं, कौन संगीतकार है, कौन क्या डांस करता है, और इन्हीं लेखक पर संबंधित कुछ चीज़ें जो कि मैं क्वेश्चंस आंसर्स MCQ टाइप के जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लगातार पूछे जाते हैं, उन पे कुछ क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच लाइव जुड़ने के लिए मेरे साथ और कमेंट करने के लिए।